नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका, पत्रकार, अनुवादक और संपादक सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी फोटो फ्रेम में कैद हंसी। हाथ में कॉफी का मग पकड़े मनप्रिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कुछ धूप के टुकड़े उसके शरीर से खेल रहे थे। उसे भी मजा आ रहा था उस खेल में, इसलिए खुद भी वह धूप के टुकड़ों के साथ इधर उधर सरक जाती। अच्छा है इस समय दिल्ली का मौसम। कब से बुला रही थी दीदी उसे अपने पास। मन तो उसका भी बहुत करता था आने को, बस निकल ही नहीं पाती थी। या शायद उसका मन ही न जाने कब से उदासी की ऐसी चादर ओढ़े बैठा है कि कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। उसने कॉफी का सिप लिया। दीदी कितनी गजब की कॉफी बनाती हैं, उसने सोचा। चल पहले तू ही शुरू कर, आखिर तू मेरी फ्रेंड जो है वह भी सबसे पक्की वाली। मनप्रिया ने आवाज सुन, पलटकर देखा। वह अपनी सोच में इस तरह डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला था कि कब दीदी की बेटी अंकिता वहां अपनी दोस्त मोहिता के साथ आकर खेल खेलने में मस्त हो गई थी। उन दोनों के हाथ में गिट्टे थे, 1 2 3 4 5। एक एक कर उछालते हुए अंकिता ने सारे गिट्टों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। लाल संगमरमर के सफेद बिंदुओं वाले उन छोटे चौकोर गिट्टों को अपनी मुट्ठी में बंद कर उसने एक विजयी मुस्कान बिखेरी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उसने किसी बहुत बड़ी चुनौती को जीत लिया हो। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं गिट्टे एक हाथ से उछालकर उठा सकती हूँ। बाल्यावस्था का भोलापन अंकिता के शब्दों में झलक रहा था। हाँ तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मोहिता ने भी कहा। आंखों की चमक उसके भीतर व्याप्त आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। उसने एक बहुत ही सुंदर कपड़े की थैली में रखे प्लास्टिक के सफेद गिट्टे, जिन पर काले बिंदु उभरे हुए थे, जमीन पर बिखरा दिए। मुट्ठी खोल अंकिता ने अपने संगमरमर के चमकते गिट्टों को देखा। कितने अच्छे दिख रहे थे, एकदम सही आकार के कटे हुए, न कोई छोटा न बड़ा और न ही बेडौल। ये प्लास्टिक के सस्ते गिट्टे कितने गंदे हैं, कोई टेढ़ा तो कोई बड़ा तो कोई छोटा। 5 अलग अलग साइज के लग रहे हैं, उछालते ही फिसल जाएंगे। मौसी तो खास उसके लिए ये गिट्टे जयपुर से लाई हैं। उन्हें रखने के लिए भी कितनी सुंदर डिब्बी है, उसके अंदर मखमल तक बिछा है। इनका क्या मुकाबला। मन ही मन वह इतराई और चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट के साथ साथ मासूमियत की रेखा भी फैल गई। मोहिता ने एक एक कर अपने प्लास्टिक के गिट्टे उछाले, लेकिन न जाने वे कैसे उसके हाथ से फिसल गए। मैंने कहा था ना कि ये फिसल जाएंगे। अंकिता ने अपने संगमरमर के गिट्टों को प्यार से सहलाया और बहुत जतन से डिब्बे में रख दिया, ऐसे मानो वे फूल की पंखुड़ियां हों। मोहिता थोड़ा मायूस हो गई। मेरे भी गिट्टे अच्छे हैं, तू ज्यादा घमंड मत दिखा। एक बार जीत गई तो क्या हुआ, चल फिर खेलते हैं। अपनी मायूसी को छिपाते हुए वह बोली, इसमें घमंड की क्या बात है, फ्रेंड है मेरी तू, चल मिलकर खेलते हैं। इस बार तुझे जीतने दूंगी, पर तू नाराज मत हो। तू मेरे गिट्टों से खेल ले। मौसी से मैं कहूंगी कि वे जब अगली बार आए तो तेरे लिए भी ऐसे ही गिट्टे ले आए, संगमरमर के। अब तो हंस। अंकिता ने उसके पेट में गुदगुदी की। पल भर में ही मोहिता के चेहरे पर पसरी उदासी की परतें गायब हो गईं और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। दोनों के मन में ही किसी तरह का मैल या दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं था। उनकी सहज निश्चल सी हंसी सुन मनप्रिया के होठों पर भी मुस्कान थिरक गई। वह बहुत देर से बैठी उन दोनों का खेल देख रही थी। कल फिर खेलेंगे, कहती हुई मोहिता अपने घर चली गई। मौसी, अगली बार जब आप जयपुर से आएंगी ना, तो मोहिता के लिए भी ऐसे ही गिट्टे ले आना, अंकिता मनप्रिया की गोदी में बैठते हुए बोली। ले आऊंगी। मनप्रिया ने अंकिता के गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। क्या हो रहा है मौसी भांजी के बीच, कनुप्रिया ने पकौड़ों की प्लेट उनके सामने रखते हुए पूछा। अंकिता ने 2-4 पकौड़ियां उठाई और वहां से भाग गई। कुछ भी नहीं दीदी, बस इन लोगों का खेल देख रही थी। कितना सहज रिश्ता होता ना बचपन में, कोई दुराव छिपाव नहीं,
कोई अहंकार नहीं। पल में लड़ाई तो पल में मान मनौवल हो जाता है। नाराजगी भी पल भर में गायब हो जाती है। ऐसे हो जाते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर बड़े होने पर सारी सहजता ही खत्म हो जाती है। अविश्वास, चीजों को छिपाना, मन की बातें शेयर न करना और न जाने कैसी कैसी अनगिनत लकीरें रिश्तों के चारों ओर खिंच जाती हैं। बस फिर एक बार लकीरें खिंच गई तो घूमते रहते हैं। उन्हीं दायरों के चारों ओर गोल गोल। निकलने का मार्ग भी दिखाई नहीं देता। या शायद अहम की दीवारें इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें टूटने में बरसों लग जाते हैं और कई बार तो उम्र ही खत्म हो जाती है। तो इन दिनों बहुत सेंटी होने लगी है। रिलैक्स रहा कर। यहाँ आई है तो पीछे की बातों को भूल, रिलैक्स रह। जयपुर लौटकर तो फिर उलझना ही पड़ेगा उन उलझी हुई डोरों से। कनुप्रिया ने अपनी छोटी बहन की पीठ थपथपाई और वापस किचन में चली गई। कैसे रहे वह रिलैक्स। मनप्रिया का मन बोझिल हो उठा था। वह कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके और अनुराग के रिश्ते में कुछ भी सहज नहीं था। कौन यकीन करेगा कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। सच ही कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। तभी तो अनुराग के बाहरी आवरण के पीछे छिपी उसकी मानसिकता को वह देख ही नहीं पाई थी। या शायद वही कुछ ज्यादा मथती है अपने को। मैं ऐसा ही हूं। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे पल्लू से बंधा घूमता रहूं तो यह तुम्हारी मात्र बेवकूफी होगी। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या। तुम्हारी किसी नीड में कमी तो नहीं आने देता। तुम्हें मारता पीटता नहीं या तुम्हें घुमाने नहीं ले जाता। बोलो क्या कमी है तुम्हें। तुम नौकरी करती हो, कहाँ आती जाती हो, किससे मिलती हो, कभी पूछता नहीं। और हर छोटी बात बताना मैं आवश्यक नहीं समझता। कम बोलो, सुखी रहो। मनप्रिया का मन करता है कि वह जैसे अपनी छोटी छोटी बातें अनुराग से शेयर करती है, बिल्कुल बच्चों की तरह, वह भी उससे अपने दिल की हर बात कहे। हालांकि उसे अच्छे से पता था कि जब वह बोलती है तो अनुराग कोई दिलचस्पी नहीं लेता, शायद अनसुना कर देता हो। उसे उसकी बातें निहायत फिजूल और बोरिंग लगती थी। वह पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन गैप जैसी अवधारणा का पक्षधर कतई नहीं था। यह सब रबिश है, कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के चोचले हैं। सेंटिमेंट्स, लव टॉक सब शादी तक ही अच्छे लगते हैं। शादी हो गई है, अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। समुद्र किनारे हाथ में हाथ डाले बैठना, फिल्म हॉल में कंधे पर सिर टिकाना या एक ही फ्लैट में खाना खाना। मुझसे यह सब नहीं होता। मुझसे कुछ चाहिए तो मैं ला दूंगा, मना कभी नहीं करता, तुम जानती हो। फिर भी तुम खुश नहीं रह सकती हो तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ की मेंटालिटी रखती हो। अनुराग जब चाहे जो कह देता और उसके बाद उन दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी की दीवार खिंच जाती। वह लाख कोशिश करती कि उनके संबंधों की सहजता इस चुप्पी के नीचे दबे नहीं, पर वह तो लगातार दबती ही जा रही थी। शादी के 4 बरसों में वह इतनी दब गई थी कि लगता था कि उसके ऊपर विशाल पहाड़ों ने अपनी पैठ बना ली है। यह किस किताब में लिखा है कि हंसना भी नाप तौल के चाहिए, मगर अनुराग कभी बेवजह नहीं हंसता था और उसकी खिलखिलाहट को दिखावा या फिर बैड मैनर्स का नाम देता था। किसी पार्टी में जाना होता तो पहले ही हिदायतें दे देता। देखो, मेरी ऑफिस की पार्टी में ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, मेरे बॉस की बीवी को नाम लेकर मत पुकारना, मैडम कहना। जब देखो सबके नाम लेने लगती हो। तहजीब नाम की भी कोई चीज होती है। उसका सारा उत्साह काफुर हो जाता। हिदायतों के साथ क्या कोई सहज रह सकता है। हर पल वह सतर्क बने रहने के प्रयास में लगी रहती। हंसना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है। खाने के नाम पर प्लेट में सिर्फ थोड़ी सी सब्जी डालनी है, ताकि कोई यह न समझे कि अनुराग की बीवी इलीट क्लास के कायदे नहीं जानती है या उसे पार्टी के तौर तरीके नहीं आते। खुलकर हंसना तो जैसे वह भूल ही गई थी, वैसे जैसे वह शादी से पहले हंसती थी और उसके पेट में दर्द हो जाता था। एक नीरस, बेजान और निरर्थक सी हो गई है उसकी जिंदगी। खुलकर जीना कब से सोफिस्टिकेट्स होने के दायरे से बाहर हो गया था। केवल नफासत और होठों पर हल्की सी मुस्कान। बस ओढ़ते रहो हर चीज। सहजता और उन्मुक्तता सब छोड़ दो। छोड़ी तो दी है उसने भी हर चीज। अनुराग से बात करने से पहले 10 बार सोचती है कि उसने शब्दों का उपयुक्त चयन किया है कि नहीं। यह वक्त सही रहेगा क्या उससे बात करने के लिए कि नहीं। यहाँ तक कि उसे छूने में भी उसे डर लगने लगा है।
पता नहीं भड़क उठे और कह दे कि लिसन, वी विल फिक्स अ टाइम फॉर मेकिंग लव। दम घुट रहा था उसका अपने वैवाहिक जीवन में। क्यों नहीं वे बड़े लोग भी बच्चों की तरह रिश्तों को सहज ढंग से नहीं जी सकते, या फिर सहजता बड़े होते होते फुर हो जाती है। बड़े होने का मतलब क्या खुद को दायरों में कैद कर लेना होता है? एक फोटो फ्रेम में जैसे अनुराग ने खुद को फिट कर लिया हो। फ्रेम के चौखटे से बाहर निकला तो सारे आकार बिगड़ जाएंगे। न जाने क्यों नहीं समझ पाई वह शादी से पहले उसके इस विकार को। सच विकार ही तो है, या सहज न होने का विकार, रिश्तों को खुलकर न जी पाने का विकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद हर रिश्ता एक फोटो फ्रेम में ही कैद हो जाता है। अनुराग की परफेक्शन की सनक और एलीट क्लास का स्वयं को बार बार जताने का प्रयत्न ही शायद उसे फ्रेम में कसता जा रहा है। सब कुछ इंच दर इंच नपा तुला, एक जड़ता और खोखलापन। कहाँ से आ पाएगी उसके भीतर से उन्मुक्तता और हंसी की लहर? एक ख्याल उसके होठों पर हंसी ले आया। आजकल लोगों ने शादी की एल्बम बनाना ही बंद कर दिया। सब डिजिटल हो गया है। कैमरे में बंद हो गई है सारी हंसी। सेल्फी के ट्रेंड ने तो संग साथ के चलन को भी खत्म कर दिया है। पाउट करो और अपनी ही सेल्फी खींच पोस्ट कर दो। अनुराग ने तो अपने फ्रेम पर सुनहरी बॉर्डर बनवाया है, चमकता हुआ ग्लोइंग इफेक्ट हो जैसे। पर चेहरे पर चमक क्यों नहीं है? शायद शादी के बाद कुछ ऐसा ही हो जाता होगा। उसे लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। पर अगर ऐसा ही होता तो दीदी और जीजा जी के रिश्ते में भी काई जम जाती। उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं और वह तभी से देख रही है कि उनके बीच प्यार की, विश्वास की और सहजता की एक नदी कलकल करती हमेशा बहती रहती है। आपसी मतभेद होते हैं उनके बीच भी, पर मनभेद कभी नहीं देखा उसने। दीदी कितनी सामान्य रहती हैं अपने घर में। उसे तो अनुराग के साथ रहते हुए कभी यह फील ही नहीं आई कि वह उसका घर है। हिदायतों की ही गूंज उसे हर कमरे में सुनाई पड़ती है। पर जीजाजी कभी रोक टोक नहीं करते। कितनी बार तो दोनों को उसने फिजूल की बातों पर हंसते देखा है। फिर जीवन में कहाँ चूक हो रही है जो अनुराग उससे लगातार दूर होता जा रहा है? या कहीं उसकी ही एक्सपेक्टेशन तो जरूरत से ज्यादा नहीं है? दीदी की मधुर हंसी गूंजी तो उसका ध्यान भंग हुआ। जीजाजी बहुत प्यार से दीदी की बालों के लटों से खेल रहे थे। कनुप्रिया प्यार से झड़कते हुए उन्हें हटने के लिए कह रही थी, कुछ तो शर्म करो, साली सामने बैठी है। अरे इनसे कैसी शर्म, अपनी है, कोई पराई तो नहीं। साली जी यहाँ तो आइए। जीजाजी ने बहुत ही स्नेह से मनप्रिया की पीठ पर एक धौल जमा दी। इन्होंने तो अपने बाल ही कटवा लिए हैं, वरना इनकी भी लटों को छूने का मौका मिल जाता। कह वह इतनी जोर से हंसे कि मनप्रिया हैरान रह गई। कैसे हंस लेते हैं वह ऐसी निरर्थक बातों पर इतने जोर से। अच्छा लगा उसे दीदी का खिलखिलाना, अंकिता का आकर पापा की पीठ पर झूल जाना और जीजा जी का उसके मुंह में पकौड़े का ठूस देना। निर्झर सी बहती नदी, चपल चंचला। दीदी की शादी की तो एल्बम बनी थी। उसे याद आया, उनके घर की दीवारों पर फोटो फ्रेम तो हैं, पर पूरे परिवार के साथ, जिसमें जीजा जी की हंसी दीदी को मदहोश किए दे रही है। क्या बात है साली जी, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हैं। उदासी के बादल आप पर सूट नहीं करते। शादी के बाद तो आपने हमसे मजाक तक करना बंद कर दिया है। क्या बात है, अनुराग की याद आ रही है या हमसे ही कोई भूल हो गई है? भाई कनुप्रिया, तुम ही बताओ क्या बात है, इतनी चुप क्यों रहने लगी है तुम्हारी बहन? वह कुछ कहने ही वाली थी कि दीदी बोली, मैं इसे समझा रही थी कि यह ज्यादा न सोचा करे। अनुराग का स्वभाव अलग है तो उसे वैसे ही समझने की कोशिश करे। वह रिजर्व है, कम बोलता है तो क्या हुआ? यह चाहे तो उससे खिंचे खिंचे रहने की बजाय उसे अपने करीब लाकर खुलकर जीना सिखा सकती है। देख मनप्रिया, कोशिश तुझे ही करनी होगी, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ अनुराग को तेरे से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि तू उसमें कमियां देखती है। बुरा मत मानना, पर मुझे लगता तू उससे ज्यादा ही अपेक्षाएं रखती है। शादी से पहले वाला प्यार कहाँ गया तुम दोनों के बीच से? दीदी की बात सुन मनप्रिया अवाक रह गई। तो क्या सचमुच भूल उससे ही हो रही है और वह अनुराग को दोषी मान रही है? वह भी तो अनुराग को खुद से लगातार दूर करती जा रही है। क्यों नहीं मान लेती कि वह ज्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं करता? पर उसने कब जानना चाहा
कि वह ऐसा क्यों है, और यह बात तो उसे शादी करने से पहले भी पता थी। फोटो फ्रेम से बाहर क्या वह उसे निकाल पाएगी, या फिर उससे सटकर एकदम सहज हो। उस फ्रेम में उसे भी जाकर खड़े हो जाना चाहिए। उसकी हंसी के झूमर जब अनुराग पर रोशनी डालेंगे तो हो सकता है उसकी मुस्कान खिल उठे। उसे ही तलाशनी ही होगी ऐसी सहजता, इससे पहले कि उसके और अनुराग के रिश्ते के मायने ही खत्म हो जाएं। तलाक लेकर उससे अलग हो जाना आसान हो, पर विकल्प तो नहीं। तब तो उसकी ही जिंदगी का फ्रेम बेरंग हो जाएगा। हार मान लेने के बजाय एक प्रयास तो किया ही जा सकता है, ताकि बह उठे अनुराग का मन यूं ही छल छल करता, निर्झर सा, असहजता की सीमाओं को तोड़ता हुआ। बह मेरे मन बह, मनप्रिया के मुंह से अनायास निकल गया। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी कहानी फोटो फ्रेम में कैद हंसी।